नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दम दिखाने वाली पिछली सरकारों ने इन कार्यालयों के लिए कुछ नहीं किया है। मेरा यहां पहला दौरा है। इतनी महत्वपूर्ण समिति और विभाग की दुर्दशा देखकर मैं हैरान हूं। उन्हें अपना शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं मिली। हम अपने सभी विभागों के लिए नए कार्यालय बनाएंगे। एक बिल्कुल नया दिल्ली सचिवालय बनाया जाना चाहिए जिसमें हर विभाग के लिए जगह हो। हम आज ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सुधारने का दमखम भरते हैं। पिछली सरकारों का हाल देखते हुए मैं ये इन हालत में यदि हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं वो किसी का क्या भला करेंगे। ये पानी टपक रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे अफसर की कुर्सी भी है। ये हालत है पढ़ी लिखी सरकार के। इसकी ये इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिसपे ये लोग बैठ के काम करेंगे। कहाँ पे क्या टपक रहा है, क्या हो रहा है। ये बिल्डिंग जिसमें कि 2021 में आग भी लग गई थी, उसके बावजूद भी यदि ये बिल्डिंगें साफ नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, रिपेयर नहीं हुई, तो क्या इन अधिकारियों को हमने जान खोने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा है। मैं हैरान हूँ। मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है, परंतु ऐसी इम्पोर्टेंट कमेटीज, ऐसे इम्पोर्टेंट विभाग की ये हालत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर दिल्ली के कूड़े से आजादी अभियान में हिस्सा लिया, स्थानीय लोगों से सुझाव प्राप्त किए और अधिकारियों को व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। अगस्त का पूरा महीना दिल्ली में स्वच्छता के जन आंदोलन का साक्षी बनेगा। आज हमने दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित राजधानी बनाने का संकल्प दोहराया है। दिल्ली सरकार के सभी विभाग और संस्थाएं इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। यह केवल सफाई का कार्य नहीं है बल्कि नागरिक जिम्मेदारी और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उधर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी और भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है, तो वहीं मतदान की तारीख 9 सितंबर तय की गई है। जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद से इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखा और वेल में सीआईएसएफ कर्मी उपस्थित को लेकर जो है लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है शुक्रवार को उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद जब सदन में गुरुवार को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे थे, उसी दौरान सीआईएसएफ कर्मी को वेल में बुलाया गया। खड़गे ने इसे संसदीय परंपरा और लोकतंत्र के लिए आपत्तिजनक बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे। आज NAREDCO द्वारा आयोजित ग्रोथ भी ग्रीन भी सेमिनार में हरित और विकसित दिल्ली के निर्माण अपने विचार साझा किए और इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा एवं NAREDCO की टीम उपस्थित रही और सालों से अटके भटके और लटके कामों को पूरा करने का हमने प्रण लिया है। दिल्ली की रफ्तार थम गई थी, लेकिन डबल इंजन सरकार के साथ हम पूरी गति और नए विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वे पुराने कानून हटाए जो महिलाओं को रात 9 बजे तक के बाद जो है काम करने के रोकते थे। हमने वह जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी आसान की जो दिल्ली के उद्यमियों को आगे बढ़ने से रोकती थी। अब समय है कि नई तकनीक, नई सोच और नए समाधान लाने का। दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महबूब मुजावर को, जो कि एटीएस अधिकारी रहे हैं, 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट होने के बाद जांच समिति गठित टीम का अहम हिस्सा थे। उन्होंने आज ही सुबह खुलासा किया है कि उनके जो अधिकारी थे, जो एटीएस का नेतृत्व करते थे और सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने उन पर
टीएस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला था कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में मोहन भागवत का कुछ लेना देना नहीं। फिर भी जब गिरफ्तारी के आदेश दिए गए तो महबूब मुजावर ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। बदले में महबूब मुजावर के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसके कारण उनकी पदोन्नति भी रुक गई। बाद में वे कोर्ट गए और कोर्ट ने उन्हें निर्दोष ठहराया। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट और उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस विषय पर है। कल हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कल जो एनआईए अदालत ने 2008 में हुए मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर फैसला सुनाया था, 7 निर्दोषों को कल छोड़ा गया था, इस विषय पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। मगर आज उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 new developments have come up in the Malegaon blast today. Both of them are political developments which have shed new light in this. 2 विमर्श आज उभर के आए हैं। पहला विमर्श है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो एटीएस थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उस एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है। वह खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूब मुजावर के इस खुलासे के विषय में बातचीत होगी और दूसरा, राहुल गांधी जी के कहने पर पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया है, कल भी दिया और आज भी दिया है, उस पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। पहले महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, ये आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में
महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए. सम डैमनिंग चार्जेस वर प्रेस्ड अपॉन दिस एटीएस ऑफिसर मिस्टर महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई. बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा. कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है. तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए. जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था. आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था, ऐसा क्यों कह रहा हूं. इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिन्नी से बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है आज हिंदुस्तान में. और आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिन्नी भी उसके सामने बौनी है. तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए. और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके. दूसरा विषय जो आज महत्वपूर्ण है वह है पृथ्वीराज चौहान जी के बारंबार आ रहे बयानों का. कोई कल एक बार एक्सीडेंटल बयान हो गया हो ऐसा नहीं है. आज भी बयान को दोहराया गया है. आज भी कहा गया है, दो बातें कही गई है. पहली बात कही गई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता. ये जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता ये तकिया कलाम है तुष्टीकरण का. ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके. और उसी सांस में इन द सेम ब्रेथ पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी. वाह. उधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में आप अद्वितीय योगदान दे रहे हैं और आप संगठन के प्रति आपका समर्पण हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं. दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर एसबीके सिंह यानी शशि भूषण कुमार ने संभाला अपना कार्यभार. आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वर्तमान में दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक के रूप में कार्यरत सिंह को अगले आदेश तक यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने जो है भारतीय नौसेना के 47वें नौसेना अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है. कार्यभार ग्रहण करने के बाद में उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर फूल अर्पित कर राष्ट्र सेवा में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है. बता दें कि वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने जो है 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था.
दिल्ली में स्कूली छात्रों को शिक्षा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने के मकसद से शासन और प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली रोहिणी सेक्टर 3 स्थित सर्वोदय विद्यालय में जॉब फेयर लगाया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि यह लोगों को रोजगार दिलाने का एक बेहतरीन प्रयास है। राजधानी दिल्ली में मानसून के साथ ही हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बरसात के बाद हादसे की सूचना सामने आई है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक ही परिवार के 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। इस दौरान दोनों को बचाने के चक्कर में उनके पिता भी हादसे का शिकार हो गए। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। करंट लगने से भाई बहन की मौत हो गई। बेगमपुर इलाके से ये खबर है दिल्ली के, जहां पर करंट लगने से भाई बहन की मौत हो गई। वो बाहर आया, बाहर आके बिना के आदमी की मम्मी मुझे बचा ले। वो ऐसा कि मेरे कार पकड़ा उसको बत्ती ने कि वो छूटा ही नहीं। फिर इसके पापा भी आए तो उनको भी बत्ती ने पकड़ लिया। मेरी बेटी को भी पकड़ लिया तो एक बार वो छूट के बाहर आ गई। फिर पता नहीं दोबारा कब चली गई वो अंदर। मेरे दोनों बच्चे चले गए। आपदा और आपातकालीन जैसी स्थिति से निपटने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर तैयारियां और उनका पूर्वाभ्यास किया जाता है और इसी को देखते हुए 1 अगस्त को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल के लिए ऐसे स्थानों को चयनित किया गया जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को आवाजाही देखने को मिलती है और मसलन मार्केट, मॉल, सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल जो है सरीखे। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में मॉक ड्रिल देखने को मिली है। एमसीडी सहित कई एजेंसियां यहां मौजूद रही। दिल्ली के कई इलाकों में मॉक ड्रिल देखने को मिली। तस्वीर स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से इमरजेंसी हालातों पर काबू करने के लिए जो विभाग हैं वो यहाँ पर तत्परता के साथ में पूर्वाभ्यास जो है किया गया है और ऐसी ही तस्वीरें रोहिणी से भी निकल के आई हैं। मैं नरपाल सिंह महलाऊ, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन एनडीआरएफ से हैं। हम दिल्ली एनसीटी एरिया को देखते हैं। आज ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हुई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें गई हुई है। जैसा कि आपको इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज थी, मल्टी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई थी और इंसिडेंट कमांडर साहब के निर्देशन में उसको बड़े बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया गया। और एक्सरसाइज का मोटो ये रहता है कि कहीं रियल सिनेरियो में हमें कभी जरूरत पड़ती है तो सभी एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए, किसका काम कब है, कैसे है। जैसे यहाँ के सिनेरियो में पहले ये था कि बेसमेंट में देखिए मॉक ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ जो स्टिमुलेशन की गई है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स की भी, जिसके अंदर कुछ लोग इंजर्ड थे और साथ में फायर की भी। तो क्योंकि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक बड़ी क्रिटिकलिटी होती है कि आपको फायर भी बुझानी है, इंजर्ड को भी रेस्क्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू वार्ड भी होता है जिसमें लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं या इंक्यूबेटर्स होता है जिसमें बच्चे जो है इंक्यूबेटर में होते हैं, तो वो भी हमें इंश्योर करना होता है। तो हमने एक डुअल एक्सरसाइज करी है कि रिलीफ रेस्क्यू के साथ साथ जो एसेंशियल यहाँ पे सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई 24/7 रहे, इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप रहे।
दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप के बाद में बचाव और हताहतों को बचाने का अभ्यास किया गया। यह आयोजन पश्चिमी दिल्ली में रमेश नगर की ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन, पश्चिम बिहार के भारतीय विद्यापीठ कॉलेज और B4 स्कूल समेत कई जगहों पर की गई, और जिसमें मृत या गंभीर रूप से घायल होने का दिखावा करने वाले लोगों की आपदा टीमों ने तुरंत मदद की और उन्होंने तुरंत आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस ड्रिल में स्कूलों, अस्पतालों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर सायरन, प्रतिक्रिया दल और निकासी अभियान किए गए। तो वहीं डीएम वंदना राव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मॉक ड्रिल में फायर कर्मियों, आपदा मित्रों, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस कर्मियों, होमगार्ड, दिल्ली पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। पचपन जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर भूकंप के बाद बचाव का किस तरीके से वहां एजेंसियां एक्टिव मोड में काम करती हैं और जो सभी घायल और फंसे हुए लोग होते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके से मुस्तैदी के साथ पहुंचाया जाता है, वो मॉक ड्रिल के माध्यम से यहां पर किया गया है। भूकंप के बाद में किस तरीके से बचाव अभ्यास में एजेंसियां कार्य करती हैं, उसका पूर्वाभ्यास यहां पर किया गया है और इसमें कई एजेंसियां शामिल हुई हैं इस मॉक ड्रिल में। और बता दें कि दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। द्वारका जिला स्थित सेशंस कोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उत्तम नगर थाने के एसएचओ, एटीओ, ब्रेवो समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक 20 वर्षीय स्टूडेंट की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है, जिसे एक कथित रॉबरी केस में गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को हुई एक वारदात की एफआईआर 8 जुलाई को दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने इसमें पहले ही 7 जुलाई को रात को छात्र को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया की खुली अनदेखी मानी गई है। घर का सीसीटीवी फुटेज मामले में बड़ा सबूत बनकर सामने आया है, जिसमें स्पष्ट देखा गया है कि पुलिस टीम बिना वारंट और उचित कार्रवाई प्रक्रिया के घर में दाखिल हुई और छात्र को उठाकर ले गई। कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है और छात्र को जमानत पर रिहा करते हुए पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी सर, मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ। 6 तारीख की रात को सर मैं और मेरे कुछ दोस्त हम कुछ खाने गए थे, तो एक वहाँ पे जीवन पार्क के वहाँ एक शासन रहती है, जिनके पास मेरे कुछ दोस्त गए। वो बियर को लेकर, उनके पास कुछ रेट को लेकर उनसे कुछ झगड़ा हुआ, जिस दौरान शासन के लोग हमारे को निकल के मारने लगे। 6 जुलाई को रात को 10:51 पे दिल्ली पुलिस को उत्तम नगर थाने में एक कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें जो कॉलर थी वो बता रही थी कि मेरे साथ में झगड़ा हुआ है कि कुछ लड़के हथियार लेके मेरे घर में घुसे हैं और मेरे साथ में पैसे और मेरी ज्वेलरी लूट के लेके गए हैं। लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था उस वक्त, और 2 दिन बाद एक एफआईआर दर्ज की गई थी पुलिस थाना उत्तम नगर में। इस बाबत पुलिस ने कुछ 7-8 लड़कों को उठा लिया था, जिसमें मेरा एक क्लाइंट था जो कि स्टूडेंट है, स्टडी करता है, 20 साल का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।